वाला कपड़ा ही है। अब सैनिटाइज करेंगे यार तो फिर दिक्कत ये हो जाती कि फिर बस। हाँ, हल्का सा करें ना। तो कल के क्लास में ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको बताया, ठीक है। जिसमें कुछ चीजें और रह गई हैं, थोड़ा सा वो भी कवर कर लें, तब फिर आगे बढ़ते हैं ना। बड़ा डायग्राम बनाए, गीला हो मुझे सही नहीं आ रहा है। देखिए, आपका जो हार्ट, कल तो मैंने ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ये बताया। आज आप देखिए, देखिए आपके हृदय में एक तो ये नोड है, इसको कहते हैं ऐसे नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड, और एक है एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकूल, आर्ट्रियो वेंट्रिकूलर नोड। तो आपके जो हार्ट होता है, इसमें दो ये नोड होते हैं। अभी इसका फंक्शन बता रहा हूं। ये है बंडल ऑफ हिच, बंडल ऑफ हिच। ये है आपका लेफ्ट, ये लेफ्ट पार्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है। तो लेफ्ट वाले को कहेंगे लेफ्ट बंडल ऑफ हिच, और इधर वाला हो गया आपका राइट बंडल ऑफ हिच। लेफ्ट बंडल ऑफ हिच और राइट बंडल ऑफ हिच, ठीक है।
ये राइट बंडल ऑफ व्हीज, अब देखिए होता क्या है कि हृदय में जो धड़कन का प्रारंभ होगा वो इस बिंदु से शुरू होता है। इसलिए कई बार क्वेश्चन आया, पूछा हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं। तो हृदय का पेस मेकर ऐसे नोड को कहते हैं। इसी नोड में जब खराबी आती है तो पेस मेकर लगाया जाता है। यानी हृदय में धड़कन का प्रारंभ इस बिंदु से होगा। तो जब इसकी दीवार में ये सब कुछ देखिए, आपका जो हृदय है ना वो मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट यानी मसिल्स के द्वारा संचालित होता है, तो इसको मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। धड़कन की प्रेरणा, जिसे आप पानी में कोई कंकड़ फेंके तो तरंग उठती है, वैसे यहाँ से धड़कन की प्रारंभ होगा। इस धड़कन की प्रेरणा को ग्रहण करेगा एवी नोड, और एवी नोड इस धड़कन की प्रेरणा को आगे प्रसारित कर देगा। आगे है आपका ये बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से होता हुआ ये धड़कन की प्रेरणा राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। फिर ये जो ये वाला भाग दिख रहा है धागे नुमा फाइबर लाइक, इसे पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। एक आध बार क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि पुरकिंजे फाइबर संबंधित है, पुरकिंजे फाइबर संबंधित है तो हृदय में धड़कन की प्रेरणा इस बिंदु से शुरू होती है जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं। तो ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। लिखना चाहें लिख लीजिए, ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। ऐसे नोड साइनो आर्ट्रियल नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। पॉइंट चित्र बना के पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। बंडल ऑफ हिज, HIS हिज। बंडल ऑफ हिज है पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर OF ऑफ, यहाँ पे ये ऑफ है ना, मेरा थोड़ा F ऐसे होता है। बंडल ऑफ हिज है, बना लिए। अब लिखिए, ऐसे नोट को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। SA नोट को हृदय का आप बेटा ला की हो, ग्रेजुएशन चल रहा है लग तो रहा है ना, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा लगता है क्या मेरा क्लास, समझ में आता है? क्या किया है आपने, इंटर क्या रहा है? PCM रहा है। अब ग्रेजुएशन किस में कर रहे हैं? पॉलिटी, हिस्ट्री एंड संस्कृत, वेरी गुड। चलिए लिखिए, ऐसे नोट को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है क्योंकि हृदय में धड़कन का प्रारंभ ऐसे नोट से ही होता है। क्योंकि हृदय में धड़कन का प्रारंभ ऐसे नोट से ही होता है।
ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, एवी नोड, एवी नोड, एवी नोड ऐसे नोड से धड़कन की प्रेरणा ग्रहण करके, एवी नोड ऐसे नोड से हृदय के धड़कन की प्रेरणा ग्रहण करके एवी नोड ऐसे नोड से हृदय के धड़कन की प्रेरणा ग्रहण करके आगे प्रसारित करता है। इसमें इंपॉर्टेंट खाली ऐसे नोड है, बाकी थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। एवी नोड आगे बढ़कर धागे जैसी रचना में विभाजित हो जाता है। नहीं, एवी नोड आगे बढ़कर तंतुओं का गुच्छा होता है, तंतुओं का बंडल होता है, जिसे हम बंडलाभिज कहते हैं, जिसे आप बंडलाभिज कहते हैं। आगे लिखिए, बंडलाभिज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे नोड है, यही से क्वेश्चन आया है, ऐसे नोड, बाकी से नहीं पूछा। आगे लिख लीजिए एक लाइन और, बंडलाभिज, बंडलाभिज धागे रूपी रचना में विभाजित हो जाता है, जिसे पुरकिंजे फाइबर कहते हैं, जिसे पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। महीन महीन धागों धागे रूपी रचना में विभाजित हो जाता है, जिसे पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। अब देखिए, ये तो तुमको बता दिया, अब थोड़ा सा हृदय संबंधी रोग समझ लीजिए। इसमें ऐसे नोड इंपॉर्टेंट है, बाकी का बहुत मतलब नहीं। एक ये पॉइंट रखिए कि हमारा हृदय जो होता है, एक ये पॉइंट रखिए कि हमारा हृदय जो होता है मायोजेनिक हार्ट होता है, चाहे लिख लीजिए एक लाइन, हमारा हृदय मायोजेनिक हार्ट होता है। हमारा हृदय मायोजेनिक हार्ट होता है, मायोजेनिक। देखिए, पहले समझिए, यहाँ पर हार्ट डिजीज में क्या क्या हार्ट डिजीज होती है समझिए। जैसे ये आपका हार्ट है ना, एक आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हार्ट के चेम्बर हैं, दो चेम्बर हैं, चार चेम्बर हैं हार्ट में। ये जो मसल्स होती है, भाई हार्ट की मसल्स को भी तो एक रुधिर वाहिनी चाहिए, हार्ट की सेल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए एक रुधिर वाहिनी होती है, जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी होती है। ये क्या करती है, हृदय की मांसपेशियों तक रक्त को पहुंचाती है। इससे क्या होगा, हृदय की मांसपेशियां बहुत काम करती हैं, तो उनको ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम जो फूड खाते हैं, फूड में जो फैट होता है, ये दो प्रकार का होता है, जो फैट खाते हैं वसा। एक वसा का नाम है
HDlC और दूसरे का नाम है LDlC। HDlC का नाम है हाई डेंसिटी लाइपो प्रोटीन कोलेस्टेरॉल। और LDlC का नाम है लो डेंसिटी लाइपो, वही लिख लीजिएगा, लाइपो प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। समान भाषा में समझिए, ये वाला जो फैट है कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड है, अच्छा है, यानी ये आपके शरीर में होगा तो दिक्कत नहीं होगा। ये वाले को समझ लीजिए बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड, खराब है। खासकर महिलाओं के रक्त में इसका मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए देखेंगे महिलाएं हार्ट की पेशेंट बहुत कम मिलती हैं पुरुषों की तुलना में, क्योंकि पुरुषों के ब्लड में LDlC की मात्रा ज़्यादा होती है। अब कैसे हार्ट पेशेंट कैसे होते? असल में जो आपकी ये कोरोनरी आर्टरी है, जो आपके हार्ट तक ब्लड को ला रही है, तो ये जब कोलेस्ट्रॉल ये वाला ब्लड में होगा तो ये जगह जगह इसमें ब्लॉकेज करेगा। ब्लॉकेज समझते हैं? जम जाएगा। जैसे वो फैट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक को सैचुरेटेड फैट कहते हैं, एक को अनसैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड ये समझिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रूम के तापमान पर तेल की नाई हो, तेल की तरह। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो रूम टेम्परेचर पर तेल की तरह होता है, वो अनसैचुरेटेड है। और जो रूम टेम्परेचर पर घी की तरह हो जाए वो सैचुरेटेड है। तो जो एनिमल फैट होता है वो सैचुरेटेड होता है। एक एनिमल फैट है, वो क्या है? सैचुरेटेड है, घी की तरह हो गया। और एक हो गया आपका कौन सा कोलेस्ट्रॉल, एक फैट हो गया आपका अनसैचुरेटेड, जो वेजिटेबल ऑयल से होता है। और एक होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए खूब कायदे से। ट्रांस फैट, जैसे वेजिटेबल ऑयल से डालडा घी बनता है, वनस्पति घी बनता है, तो जो वनस्पति घी है वो ट्रांस फैट है। तो ट्रांस फैट भी खतरनाक है और सैचुरेटेड फैट भी खतरनाक है। भाई ट्रांस फैट कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस होता है जिससे तेल को घी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो ट्रांस फैट हो जाता है। ठीक है, तो जो ट्रांस फैट है वो भी खतरनाक है। जैसे डालडा घी, जो वनस्पति घी आप लेते हैं वो वेजिटेबल ऑयल से बनता है ना, तो वो ट्रांस फैट हो गया। सैचुरेटेड फैट कौन सा हो गया? जैसे देसी घी वगैरह खाते हैं, ठीक है, एनिमल फैट हो गया। और जो वेजिटेबल ऑयल है वो अनसैचुरेटेड फैट है, वो उतना नुकसान नहीं करता है। ठीक है, तो अब अगर आप फूड में ये सब खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं या ट्रांस फैट खा रहे हैं, तो होता क्या है कि जो रुधिर वाहिनी जिसमें ब्लड पास होता है वहां पर क्या होता है, ब्लॉकेज होने लगता है। इस तरीके से ब्लॉकेज होने लगेगा। फिर जब यहाँ से ब्लड पास होगा तो ब्लड में आरबीसी है, WBC तमाम है, वो भी आके यहाँ फंसने लगती हैं। ठीक है, जब यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है, इस ब्लॉकेज होने को कहते हैं एथीरोस्क्लीरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो ब्लॉकेज हो गया, यानी जो हृदय तक शुद्ध रक्त को ला रही है।
तो इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है इसको ठीक करने का। अगर यहाँ ब्लॉकेज हो गया तो मेडिकल साइंस में एक तो देखिए एक तरीका है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी एक तरीका है एंजियो एंजियोग्राफी और इसी से निकल के आता है एंजियोप्लास्टी। तो एक बाईपास सर्जरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी और एक होता है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी में क्या हुआ कि जैसे ब्लॉकेज कई जगह पे है, यहाँ भी ब्लॉकेज हो गया, यहाँ भी ब्लॉकेज होगा, कई जगह ब्लॉकेज हो गया, तो बाईपास सर्जरी करेंगे। अरे यार घर में जैसे पाइप में जगह जगह चोक हो गया है, दो तरीका है, या तो पाइप निकालो डंडा डाल के पूरा साफ करो, या तो उस पाइप को पड़ा रहने दीजिए, उसके बगल में एक ठो पैरेलल पाइप डाल दो, बस यही है बाईपास सर्जरी। अगर ये पूरा चौक हो गया तो आपके थाई में कुछ वेन्स होती हैं, उसको निकाल के इसके बगल में क्रॉस कनेक्शन करके डाल देते हैं, ये बाईपास सर्जरी हो गई। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, अगर ब्लॉकेज एक दो जगह है तब एंजियोप्लास्टी करते हैं। एक साइंटिस्ट थे ग्रुटेंजिंग 1970 के दशक में एंजियोग्राफी का मतलब और एंजियोप्लास्टी का मतलब समझिए। एंजियोग्राफी का मतलब होता है ब्लॉकेज का पता लगाना, ब्लॉकेज कहाँ है पता लगाने की जो प्रक्रिया है उसे एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या करेंगे, जैसे ये ब्लॉकेज है, एक जगह है ब्लॉकेज यहाँ पे, इसमें करते क्या है, कितना बड़ा सा इसमें बैलून लगा होता है और यहाँ पे निडिल होती है, इसको अंदर इंटर कराएंगे। निडिल क्या करेगी, इसको सक करेगी, तो जो पीछे बैलून लगा है ये फूलेगा धीरे धीरे, ये मटेरियल को पूरा सक करके, आप कभी भी नेट पे जाएं यूट्यूब में और उसमें एंजियोप्लास्टी डालें, बहुत बढ़िया दिया है उसमें वीडियो, उस सक करके पूरा खींच लेगा और खींच करके बाहर निकाल देगा। तो उसके बाद निकालने के बाद क्या होता है कि जब निकाल लिया जाता है तो कभी कभी यहाँ की जो ये इसकी दीवार है ना वो ऐसे दब जाती है, तो इसके लिए क्या करते हैं उसमें स्टंट डालते हैं। स्टंट का मतलब यार जैसे घर में पाइप हो और पाइप मुलायम हो दब जाए तो कैसे रोके, उसके अंदर रिंग डाल दें हैं, तो नहीं दबेगा, तो क्या करते हैं इसको निकाल करके इसमें रिंग डाल देते हैं अंदर, ये ऐसे अंदर रिंग पहना देंगे तो वो ब्लॉकेज नहीं होगा, इसी को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। सक करके निकाल लेते हैं एंजियोप्लास्टी। लेकिन ब्लॉकेज एक दो जगह है तब निकालेंगे, और ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है तब एंजियोप्लास्टी काम नहीं करता है, तब उसके लिए बाईपास सर्जरी करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी जो है, जो ओपन हार्ट सर्जरी की प्रक्रिया है वो लगभग बंद कर दी गई है। ओपन हार्ट सर्जरी में पूरा हार्ट शरीर से बाहर निकाल लेते हैं और पूरे शरीर को हार्ट लंग्स मशीन, एक मशीन ऐसी होती है जो फेफड़े का भी काम करती है और हृदय का काम करती है, तो शरीर को उसी के सहारे छोड़ देते हैं। फिर कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज है इसको साफ कर देते हैं, साफ करके जो है फिर वापस लगा देते, तो ये प्रक्रिया टोटल बंद कर दी गई। अब नैनो टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा नैनो पार्टिकल डाला वो मामला सही कर देता है। भैया हम बात करते हैं अभी क्लास में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसलिए ये प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। तो एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज है उसको हटाना, इसी को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोग्राफी का मतलब है ब्लॉकेज का पता लगाना।
एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है जहाँ ब्लॉकेज है। अब जैसे किसी को हार्ट अटैक होता है, एक एक साइंटिस्ट उन्होंने एक तकनीक विकसित की, कार्डियो, जिसको नाम दिया था कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। एक प्रक्रिया होती है। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन में क्या करते हैं, अगर किसी को पेन उठता है लेफ्ट साइड में, तो उसको एक काम करना चाहिए, खांसना चाहिए बार बार। इससे क्या होगा, हार्ट में झटका लगेगा, तो जो ब्लॉकेज होता है वो कभी कभी साफ हो जाता है झटके से। तो इसको कहते हैं माउथ टू माउथ कार सी कार्डियोपल्मरी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर कहते हैं शॉर्टकट। ऐसे से खांसना, इसको कहते हैं माउथ टू माउथ सीपीआर। और एक होता है, अगर कोई व्यक्ति घर में गिर गया, बेहोश हो गया, तो दर्द हो रहा है, तब ये दोनों हाथ ऐसे पकड़ना चाहिए और उसके सीने पर रखना चाहिए। चाहे तो सीने पे चढ़ के बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसका रिब्स नहीं टूटेगा। और हाथ से कम 2-2.5 इंच दबाते रहें, और एक आदमी उसके मुंह को फैला के ज़्यादा से ज़्यादा वायु प्रेषित करे। इसे कहते हैं जो है, ये तो माउथ, एक इसको भी सीपीआर कहते हैं। ये माउथ टू माउथ सीपीआर हुआ। अब कब सीपीआर का मतलब, लगातार खांसते रहना, अगर होश में है और गिर गया तो उसको ऐसे करते हैं। और लोग क्या करते हैं, जब कोई गिर गया तो उसको तकिया उकिया लगा देंगे और सत्यानाश कर देंगे। पैर ऊंचा कर दीजिए, सर नीचा कर दीजिए। जब आप शरीर को ऐसे करेंगे, एकदम ये पोजीशन, तब आपके ब्लड सप्लाई होगी। अब तकिया लगा दिया तो सत्यानाश, मतलब आप शरीर को कर्व कर देंगे, धनुषाकार, स्थिति और खराब हो जाएगी। कभी भी ये पोजीशन हो तो लेट जाओ, तो सर के नीचे कुछ मत लगाइए, एकदम ऐसे कर दीजिए। देखिए गर्दन ऐसे हो सीधे भी। पैर हो सके तो पैर के नीचे तकिया लगाइए, पैर ऊंचा करिए, क्योंकि ज्यादातर सप्लाई उसके ब्रेन की ओर हो, ब्लड की सप्लाई। पैर में सप्लाई कुछ देर नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रेन को लगभग 1 मिनट, अगर लगभग 30 से 40 सेकंड नहीं मिलेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए जो ये पैर जो है ऊंचा कर देना चाहिए, सर नीचा कर देना चाहिए। तो ये कुछ छोटे मोटे तरीके हैं, तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। पहले एक हेडिंग डाल लीजिए, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में लिखिए, इसके द्वारा रुधिर वाहिनी में रुधिर वाहिनी में उपस्थित अवरोध का पता लगाते हैं, यानी ब्लॉकेज का पता लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रुधिर वाहिनी में उपस्थित अवरोध को रुधिर वाहिनी में उपस्थित अवरोध को रुधिर वाहिनी में उपस्थित अवरोध को एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, स्क्लेरोसिस कहते हैं। अब नीचे लिखिए, एंजियोप्लास्टी का मतलब, तो पूछता रहता है। देखिए, रुधिर वाहिनी में अवरोध को हटाने की प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी कहते हैं।
टू रिमूव द ब्लॉकेज फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। वो हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, समझ रहे हैं ना? ये एंजियोप्लास्टी कहलाता है। जो भी डॉक्टर होता है बड़ा कूल माइंड से काम करता है, आप तो घबरा जाएंगे अगर वो, जैसे आप भी कूल माइंड से काम करेंगे, किसी का मुकदमा आया है तो वो डर रहा है तो आप उसको समझाएंगे, वो बहुत कूल माइंड से काम कर, कूल माइंड से काम नहीं करेगा तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आदमी क्या होता है, हार्ट किसी को प्रॉब्लम एकदम हड़बड़ा गया, उसमें डॉक्टर नहीं तो उसमें यही तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, कस के दबाना चाहिए। और आप हॉस्पिटल में ले जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट हो गया, जैसे कोई गिर गया बाई चांस, कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट बीट बंद हो, तो उसमें भी यही करना चाहिए। जब तक हॉस्पिटल ना जाए ऐसे रख करके कस के दबाते रहिए। एक आदमी मुंह में खोल के अपना मुंह लगा के ज़्यादा से ज़्यादा एयर पंप करे। हॉस्पिटल जाएंगे वो शॉक देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे मुंह में ऑक्सीजन लगा के, वो भी वही प्रोसेस होता है। क्योंकि उसमें जो ऐसे नोड होता है ना, कभी कभी काम करना बंद कर देता, अचानक बाई चांस कहीं गिर गए आप, या कोई न्यूज़ सुनी, किसी के घर में कोई शॉकिंग न्यूज़ सुन ली, एक बार की मामला खत्म, तो उसमें ये कोशिश करना चाहिए। बाई चांस होता है कभी कभी शॉकिंग न्यूज़, है ना? तो ये मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, मनुष्य में पोषण और पाचन। मनुष्य में पोषण और पाचन। पोषण और पाचन में जो आप भोजन खाते हैं, जो भोजन के प्रमुख भाग हैं, कौन कौन से हैं? हम्म? पोषण का मतलब है भोजन जो आप खाते हैं, भोजन के कौन कौन से भाग हैं। देखिए, जो भी आप फूड खाते हैं, फूड या वेज खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे, है ना? तो फूड में एक तो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट के बाद एक आपका प्रोटीन है, एक विटामिन है, फैट है, फाइबर है, मिनरल है। ये प्रमुख भोज्य पदार्थ आप भोजन से प्राप्त करते हैं, वो भोजन चाहे वेज हो या नॉन वेज हो। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो भोजन में आपको चाहिए पर डे वो है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इससे सीधा सीधा ऊर्जा मिलती है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आपको प्रोटीन चाहिए, दूसरे नंबर में आपको प्रोटीन चाहिए, तीसरे नंबर में कुछ मात्रा में फैट चाहिए, चौथे नंबर पे कहिए तो आपको ठीक ठाक मात्रा में मिनरल चाहिए, चौथे नंबर पे विटामिन आ गया, फिर मिनरल है, फाइबर है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके नाम के आगे आई एन लगा है उसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है? अब जैसे प्रोटीन में आई एन लगा है, ये क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा, विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है? फैट में नाइट्रोजन नहीं होता है, मिनरल तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि।
और अब सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल लीजिए विटामिन आप। बाकी तो समझाया है, सब शुरू में पढ़ाना शुरू किया था। हेडिंग डाल लीजिए विटामिन। देखिए विटामिन की खोज 1881 में NI लूनी ने की थी। NI लूनिन। NILUNIN लूनिन। NI लूनिन ने की थी। परंतु विटामिन सिद्धांत को हॉपकिंस हॉपकिंस और फुंक ने दिया था। हॉपकिंस और फुंक ने दिया था। हॉपकिंस एंड फुंक ने दिया था। हॉपकिंस एंड फुंक ने दिया था। हॉपकिंस एंड फुंक ने दिया था, परंतु विटामिन शब्द को फुंक ने दिया था। फुंक ने दिया था। तो पहली बार जो विटामिन की खोज हुई है, वास्को डिगामा को जानते हैं आप? कौन था? नाविक था, वायु जो लंबी लंबी समुद्री यात्रा करता था। जमाने में जो पुराने टाइप का शिप होता था, जब लंबी यात्रा लोग करते थे, बहुत सारा खाना साथ में लेके चलते थे। और जाहिर सी बात है, ब्रेड बटर यही सब लेके चलते थे। तो उसके साथ बहुत सारे यात्री थे। तो उन यात्रियों को एक रोग हो गया, उनके मसूड़े से रक्त निकला, जिसे आप स्कर्वी कहते हैं आज। तो एक इंग्लैंड में डॉक्टर थे, डॉक्टर डेविड, नहीं डॉक्टर लैंकेस्टर। तो उनके पास गया कि ये क्या हो रहा है। तो उसमें विटामिन की खोजी नहीं हुई थी। तो उनका ये नहीं जानता हूँ कि व्हाट इज़ द रीजन, ट्रीटमेंट जानता हूँ। उन्होंने लिखा उसमें, यू टेक सूर फूड, खट्टे फल खाओगे तो ठीक हो जाएगा। तो विटामिन की खोज नहीं हुई। ये 1529 30 BC के आसपास की बात है, जब वास्को डिगामा लंबी लंबी यात्रा करता। अब विटामिन की खोज नहीं हुई। हॉपकिंस फुंक का क्या था कि जो बाजरा होता है ना, बाजरा बाजरा पानी में भीग गया था। तो जब सुखाया तो ऊपर का छिलका उतर गया। तो जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स को खिलाया जाता है अक्सर रुक कर। तो बर्ड्स उड़ नहीं पा रहे थे। तो रिसर्च किया तो बताया कि जो अनाज के छिलके में विटामिन B1 होता है, थाइमीन, तो उसकी कमी से एनिमल में पॉलीन्यूराइटिस, ह्यूमन में बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। तो ये उस समय जो है नहीं जानकारी थी क्या था। विटामिन शब्द को तो बहुत बाद में दिया गया है। तब विटामिन पे रिसर्च वर्क शुरू हुआ कि है क्या चीज़। आगे लिखिए। विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का यौगिक होता है।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का यौगिक होता है। परंतु विटामिन ए, डी, ई, के में परंतु विटामिन ए, डी, ई, के में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। देखिए एक चीज समझिए कि ए, डी, ई, के का नाम क्या है? लास्ट में देखिए रेटिनॉल, ओ एल लग रहा है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को कहते हैं, ओ एल लग रहा है लास्ट में। एल्कोहल, ओ एल जिसमें लगता है उनका जो अगर मॉलिक्यूलर तो कुछ लास्ट में, जैसे एथिल एल्कोहल शराब को कहते हैं, मेथिल एल्कोहल, है ना, तो लास्ट में ओ एच होता है। ये एल्कोहलिक नेचर के, ये वसा में घुलनशील होते हैं, एडीई के। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। अब देखिए जो जिनमें नाइट्रोजन होता है, बी वन थाइमीन आयन लग गया, राइबोफ्लेविन, फोलेसिन आयन लगा है, तो सब में नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन से? जो विटामिन आपके जल में घुलनशील। वसा में एडीई के, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। एक बार क्वेश्चन पूछा था, इसमें से पूछा है क्वेश्चन, विटामिन ए, डी, ई, के में नाइट्रोजन नहीं होता है। बकिया जितना विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के में नहीं होगा नाइट्रोजन, और एक विटामिन सी में भी नहीं होगा। लिख लीजिए, तथा विटामिन सी में नहीं होता। और देखिए ए, डी, ई, के और सी में नाइट्रोजन नहीं है। अब बी कॉम्प्लेक्स, जो टोटल बी कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B5, B7, उस सब में नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है। अभी मैं बता रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, समझ गए कि नहीं समझ गए? नाम में देखिए ओ एल लगता है इसके नाम में। और एक एक चीज का मीनिंग बताता हूँ मैं। अब हेडिंग डाल लीजिए। देखिए विटामिन को उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। अच्छा एक लाइन और, चलिए खैर लिखिए। विटामिन को उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। अब वो दो वर्ग कौन कौन से? पहले लिखिए वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा लिखिए जल में घुलनशील विटामिन। अब देखिए वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए वसा में जो घुलनशील विटामिन है जैसे विटामिन ए है, देखिए विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और आंख में होती है रेटिना। आंख में रेटिना होती नहीं होती? आंख में रेटिना होती है। और विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। तो रेटिनॉल वर्ड आया रेटिना से।
पहले रेटिना खोजा गया कि पहले रेटिनॉल? आँख में जो रेटिना होता है, वो रेटिना से ही रेटिनॉल शब्द आया है, क्योंकि विटामिन ए को आई पावर विटामिन कहते हैं। रेटी मतलब रेटिना। रेटिना कहाँ है? आँख का पर्दा। तो ये आँख से संबंधित रोग, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, किरेटोमलेशिया, इसमें आँख में अल्सर हो जाता, पिन पॉइंट अल्सर हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जीरोसिस हो जाएगा। आई पावर विटामिन कहते हैं। तो रेटिना आया, रेटिना से आया रेटिनॉल, तो वो एल लगा दिया है, रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं। फिर कैल्सीफेरॉल। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ होता है? आपकी हड्डी में होता है। कैल्सीफेरॉल वर्ड, पहले कैल्शियम खोजा गया कि पहले कैल्सीफेरॉल आया? कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल आया, और कैल्सीफेरॉल आया। ये विटामिन हड्डी से संबंधित है। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहते हैं, यानी उससे गड़बड़ी से हड्डी संबंधित रोग, रिकेट्स, केरेटोमलेशिया, ओ सॉरी केरेटोमलेशिया नहीं है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है, मलेशिया का मतलब सॉफ्ट हो जाना। कैल्सीफेरॉल अभी लिखा देंगे। फिर इसके अलावा अगर आप देखिए तो ए हो गया, डी हो गया, ई टोकोफेरॉल, ई को कहते हैं। ये जो वर्ड आता है, ये आपका जो ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल, उसमें विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में। विटामिन ई सीधे सीधे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और के आपके ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है। तो कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिससे तो आप चिर परिचित हैं, आप उसको पता लगा लेंगे। रेटी का मतलब रेटिना, कैल्सी का मतलब हड्डी। एक समान व्यक्ति के शरीर में 1 kg कैल्शियम होता है, उसका 99% भाग जो होगा वो आपके हड्डी में होगा, अब 1% भाग आपके ब्लड में होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इसमें विटामिन ए, और डाल के छोड़ दीजिए, अब समय नहीं है। और फीस वगैरह जमा करिए भाई आप लोग, कैसे काम बनेगा? कौन कौन जमा कर रहा है आज? हैं? जमा करिए भाई। अब कल तो क्लास में नहीं लूँगा, मंडे क्लास रहेगी।